मित्रों, प्रत्येक संविधान का अपना एक दर्शन होता है। उसी प्रकार से हमारे भारतीय संविधान का भी अपना एक दर्शन है। इस दर्शन को प्रस्तुत करते हुए 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया, जिसको लोगों ने हूबहू बहुमत से या पूर्ण बहुमत से एक्सेप्ट कर लिया, मान कर लिया और संविधान के मुख्य उद्देश्य के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया। उसमें बताया गया है कि ये गरिमापूर्ण जीवन व्यक्ति को कैसे प्रदान किया जा सकता है। हमारे संविधान का दर्शन क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है, उसको अधिकार कहाँ से मिले हैं और किसके लिए मिले हैं और किस तरीके से हमारा संविधान लोगों के लिए काम करेगा। इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे। ये संविधान की बुक जो है, मैं डॉक्टर दुर्गादास बसु जी की बुक है। इसको प्री और मेंस को ध्यान में रखते हुए इसकी व्याख्या की जाएगी और ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो एपिसोड को पूरा देखें और समझें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होगा ये। तो जो हमारे संविधान के पीछे का जो महत्वपूर्ण दर्शन था, उसके लिए हमें पंडित जी के यानी पंडित जी नेहरू जी के, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रथम थे देश के, उनके उस ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प की ओर दृष्टिपात करना होगा, जो संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अंगीकार किया था और जिससे आगे के सभी चरणों में संविधान को रूप देने की प्रेरणा मिली। यह संकल्प इस प्रकार है कि जीवन के सारे पहलू को उसने एक छोटी सी बात में समझाने की कोशिश की है और संपूर्ण संविधान को कहेंगे गन्ने को, संपूर्ण गन्ने का रस एक पात्र में निकाला गया जिस तरीके से, उसी तरीके से नेहरू जी ने संपूर्ण संविधान की छोटी सी व्याख्या को बड़े शब्दों के साथ में प्रस्तुत किया और विश्व के सबसे ही उत्तम कोटि के संविधान का निर्माण हुआ भारत के लिए, इस उद्देश्य संकल्प के साथ में। इसमें सीधी सीधी बात की गई, संविधान सभा भारत को स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के रूप में घोषित करने के अपने दृढ़ और सत्यनिष्ठ संकल्प की ओर भारत के भावी शासन के लिए संविधान बनाने की घोषणा करती है। यानी कि प्रभुत्व संपन्न, स्वतंत्र। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि हम किसी भी बाहरी व्यक्ति या बाहरी शक्ति के दबाव में काम नहीं करेंगे, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं होगा, हम अपने स्वयं के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। हमारी इच्छा पे ही निर्भर करता है कि हमें किस से संबंध रखने हैं, किस से नहीं संबंध रखने हैं, किस देश के साथ संधि करनी है, किस देश के साथ संधि नहीं करनी है। हमें अपने देश के संविधान को, अपने देश के विधान को किस तरीके से चलाना है, अपने जीवन को किस तरीके से चलाना है, ये हमारे संविधान के जो मूल उद्देश्य होंगे या हमारे जो उद्देश्य होंगे, उनके ऊपर किसी भी बाहरी देश का कोई दबाव नहीं होगा और ना ही हम किसी के ऊपर अपना दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से हम प्रभुत्व संपन्न जीवन व्यतीत करना चाहेंगे, हमारा देश प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र रहेगा, उसी तरीके से हम सभी राष्ट्रों के साथ में ये कामना करेंगे कि वो भी अपना स्वतंत्र ही रहें। वो भी उनके ऊपर हमारा ना तो कोई दबाव होगा और ना ही हम किसी के दबाव को मानने के लिए तैयार होंगे। ये हमारी इच्छा पे निर्भर करेगा कि हम उनकी बात को माने या ना माने। किसी के हम प्रेशर के साथ काम नहीं कर सकते हैं। ये उद्देश्य था। संविधान बनाने की जो घोषणा हुई है, उसमें मूल उद्देश्य, मूल दर्शन क्या है, उसकी हम बात कर रहे हैं। जिसमें उन राज्य क्षेत्रों, इसमें कहा गया जिसमें उन राज्य क्षेत्रों का जो ब्रिटिश भारत में समाविष्ट है, ब्रिटिश भारत में समाविष्ट है, उन राज्य क्षेत्रों का जो अभी देसी रियासतों के भाग है, यानी कि वो राज्य क्षेत्र जो अभी देसी रियासतों के भाग बने हुए हैं अभी तक, भारत के उन अन्य भागों का जो ब्रिटिश भारत के बाहर है, यानी कि ब्रिटिश क्षेत्र के साथ, देसी रियासतों के साथ, और जो अन्य बाहर है, यानी जो भूखंड बाहर है, जो ना देशी रियासत है और ना ही ब्रिटिश भारत का अंग रहा है, और ऐसी रियासतों का तथा अन्य राज्य क्षेत्रों का जो स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न भारत के भाग बनने के लिए सहमत है, मिलकर एक संघ बनेगा। यानी कि संविधान सभा ने कहा कि जो ब्रिटिश भारत के अंग थे, जो देसी रियासतें थीं, जो ब्रिटिश भारत के अंग नहीं थे, और वैसी रियासतें जो भारत के साथ में प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्रता घोषित करना चाहती हैं, इन सभी को मिला के हम एक संघ का निर्माण करेंगे। ये बात जो है पंडित नेहरू जी के उद्देश्य संकल्प में दृष्टिगोचर हुई और उन्होंने इसको प्रख्यापित किया। दूसरी क्या बात कही उन्होंने, उक्त राज्य जो भी राज्य क्षेत्र होंगे, यानी उक्त यानी उपर्युक्त जो भी राज्य क्षेत्र हैं, अपनी वर्तमान सीमाओं से या ऐसी सीमाओं से जो संविधान सभा के द्वारा निर्धारित की जाएंगी, उसके पश्चात सांविधिक
विधि के अनुसार अवधारित की जाए, यानी सांविधिक विधि के अनुसार अवधारित की जाए। स्वायत्त इकाइयों की परिस्थिति रखेंगे और बने रहेंगे। उसी स्थिति में उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी और वे सरकार और प्रशासन की सभी शक्तियों और कृत्यों का, यानी कि जो सरकार और प्रशासन की जो सभी शक्तियाँ होंगी, जो कृत्य होंगे, जो कार्य होंगे, उनका प्रयोग करेंगे। केवल ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे जो केंद्र के पास में है, जो संघ के पास में है। उन शक्तियों को छोड़ करके भारत के सभी प्रांत, सभी राज्य स्वायत्त होंगे और सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अवशिष्ट शक्तियाँ भी उनके पास में होंगी। अवशिष्ट शक्तियाँ वो होती हैं जिनका किसी भी सूची में वर्णन नहीं होता है और जो अकस्मात घटना घटित होती है, अकस्मात जिनकी ज़रूरत पड़ती है, उस पे जो कार्य किया जाता है, उन शक्तियों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उनको हम अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। तो इसमें ये भी कहा गया उद्देश्य संकल्प में कि जो भारत के जो प्रांत होंगे, जो स्वायत्त क्षेत्र होंगे, वो अपनी संपूर्ण स्वायत्तता के साथ में काम करेंगे। केवल उन शक्तियों पे काम नहीं करेंगे, उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे जो संघ में निहित होंगी। ये बात उन्होंने बताई। संघ में निहित होंगी, संघ को समुन्निदिष्ट होंगी, ये या संघ के अंतर्निहित हैं या विवक्षित हैं या परिणाम स्वरूप हैं। यानी कि जो संघ के द्वारा किए गए कार्य के जो परिणाम स्वरूप शक्तियाँ जो संघ को दी गई हैं, उन पे राज्य कार्य नहीं करेंगे। बाकी जो शक्तियाँ हैं जो राज्य को दी जाएंगी, उस पर स्वतंत्र रूप से वो कार्य करेंगे। ये जो है उद्देश्य संकल्प में संविधान के दर्शन के रूप में बताया गया। प्रभुत्व संपन्न भारत की, यानी कि प्रभुत्व संपन्न भारत की सभी शक्तियाँ और प्राधिकार उसके संगठक भाग और शासन के सभी अंग लोक से व्युत्पन्न है। स्पष्ट ये कहा गया कि उद्देश्य प्रस्ताव जो होगा, इसके जो भी शक्तियाँ हैं, जो शासन करने की विधियाँ हैं, जो भारतीय संविधान में दी गई हैं, वो लोक से व्युत्पन्न है, यानी कि लोगों से उत्पन्न है, भारत के लोगों से उत्पन्न है। भारत के लोगों ने ही संविधान को वो शक्तियाँ दी हैं जो अपने नागरिकों को सुरक्षित और सुसज्जित जीवन व्यतीत करने के साथ साथ में राज्यों को, संघ शासित क्षेत्रों को कैसे प्रशासित करना है, ये सारी व्यवस्थाएं बताई हुई हैं बिना किसी बाहरी दबाव के। इसके साथ साथ में क्या है, भारत की जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, उसके संगठन, यानी कि राजनीतिक न्याय, उसके संगठन, प्रतिष्ठा, अवसर तथा विधि के समझ, समता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगम और कार्य की स्वतंत्रता विधि और सदाचार अधीन रहते हुए होगी। यानी कि जो हमारी जनता होगी, जो हमारे लोग होंगे, उनको जो है क्या करना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाना है। प्रतिष्ठा और अवसर की तथा विधि के समक्ष समता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगम और कार्य करने की स्वतंत्रताओं के साथ में विधि और सदाचार के अधीन रहते हुए होंगे। यानी कि सदाचारिता के साथ में, संयम के साथ में, सुसज्जित तरीके से उनको इतनी सारी स्वतंत्रताएं और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय उपलब्ध करवाने की सदा कोशिश की जाएगी। ये भी भारतीय संविधान के दर्शन के मूल अंगों में से एक अंग रहा है। इसके साथ साथ में अल्पसंख्यक लोग, जैसे जो अल्पसंख्यक रहेंगे, जिन समुदायों की जनसंख्या कम है, उनकी बात, अल्पसंख्यक के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, अन्य पिछड़े लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, जातियों के लिए, आदिवासियों के लिए, इन सब लोगों को प्रभुत्व संपन्न, उनके लिए रक्षोपाय, यानी प्रभुत्व संपन्न के साथ में उनके लिए रक्षोपाय, पर्याप्त उपाय किए जाएंगे। यानी कि इन लोगों को मूल धारा में जोड़ने के लिए भारतीय संविधान के अंतर विधि के अंतर्गत मूल उपाय किए जाएंगे, उपाय किए जाएंगे, जिसको हम आरक्षण के रूप में जानते हैं। जो आरक्षण की विधि है, ये कोई भेदभाव की विधि नहीं है। ये इन लोगों को, पिछड़े हुए लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को, जनजाति, दलित वर्ग के, जो हमारी मूल धारा से पिछड़े हुए हैं, जिनका विकास नहीं हो पाया, उनके विकास करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए, उनको मूल धारा में, समाज की उच्चतम श्रेणी में लाने के लिए जो भी रक्षोपाय किए जाएंगे, जो रक्षा के उपाय किए जाएंगे, जिसको हम एक शब्द में आरक्षण कहेंगे, तो ये सुविधा उनको प्रदान की जाएगी उनके गरिमामय जीवन को बनाने के लिए। ये बात भी भारतीय संविधान के मूल दर्शन में ही दृष्टिगोचर होती है। इसके साथ साथ में क्या, गणराज्य के राज्य क्षेत्र में, गणराज्य के राज्य क्षेत्र की अखंडता और भूमि, समुद्र तथा आकाश पर उनके प्रभुत्व संपन्न अधिकार, न्याय और सब राष्ट्रों के विधि के अनुसार बनाए रखे जाएंगे। और यानी कि जो भी हमारा भू क्षेत्र है, जो हमारे गणराज्य का भू क्षेत्र है, समुद्री सीमा है, आकाश, जो अंतरिक्ष का जो क्षेत्र है, उसके प्रभुत्व संपन्न अधिकार, यानी कि हमारे अपने जो प्रभुत्व संपन्न अधिकार बनाए रखे जाएंगे। और जो सब राष्ट्र हैं, यानी कि जो सब राष्ट्र हैं, जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, उनके जो विधि हैं, उनकी विधियों का भी सम्मान करते हुए हम सारी विधियों को
सुचारू रूप से चलाए रखेंगे और बनाए रखेंगे। हम किसी के ना तो आक्रमण करेंगे और ना ही हम किसी के आक्रमण को बर्दाश्त करेंगे। कहने का मतलब सीधा ये है कि जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ हमारे मित्रवत व्यवहार रहेंगे और उनकी विधियों का हम ओवरलैप नहीं करेंगे। ये बात यहाँ से आ गई। इसके बाद में इन्होंने कहा है, यह प्राचीन भूमि यानी कि जो हमारी भारत भूमि है, जो आर्यावर्त भूमि है, प्राचीन भूमि है, विश्व में अपना समुचित यानी विश्व में अपना समुचित विकास गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेगी। समुचित विकास करने के साथ में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेगी, गरिमा में कीर्तिमान अपना स्थापित करेगी विश्व स्तर पे, और विश्व शांति तथा विश्व शांति और मानव कल्याण का सदा प्रयास करेगी। यानी कि जो भारत भूमि है और भारत भूमि के लोग हैं और जो भारत की विधि है, भारत का संविधान है, सदा ही विश्व शांति का प्रयास करेगा, मानव कल्याण की कोशिश करेगा, लोगों को गरिमा में जीवन अवसर और उसकी प्रतिष्ठा का ध्यान में रखते हुए सबका संरक्षण प्रदान करने की कोशिश करेगा। वसुधैव कुटुंबकम की जो है कहानी है यहाँ पे दृष्टिगोचर होती है, यानी कि विश्व मेरा परिवार की कल्पना को लेकर के भारत का संविधान अपने दर्शन को प्रस्तुत करता है। ये संकल्प जो महत्वपूर्ण संकल्प था, ये हमारे माननीय पंडित नेहरू जी के द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्घोषित किया गया था और संविधान सभा के द्वारा इसको अंगीकार भी किया गया था। ये महत्वपूर्ण था। पंडित नेहरू के शब्दों से अगर हम देखें, जो उपर्युक्त संकल्प है यहीं तक ये सीमित नहीं हो जाता है, क्योंकि ये संकल्प से बहुत कुछ अधिक है। जितनी बातें हम लोगों ने समझी है, ये संकल्प से बहुत कुछ आगे है, बहुत कुछ अधिक है। इसकी व्याख्या जितनी कम की जाए या जितनी अधिक की जाए वो कम ही होगी, क्योंकि ये एक ऐसी घोषणा है, ये एक ऐसा दृढ़ निश्चय है हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, एक ऐसी प्रतिज्ञा है, एक वचन है, और हम सभी के लिए यह एक समर्पण है। यानी कि हम सभी के लिए, जितने भी भारतवासी हैं, जितने भारत के नागरिक हैं, सभी लोगों के लिए समर्पण है। हमें एक दूसरे का सम्मान करते हुए, ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, ना कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हम किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे नागरिक को या विश्व के किसी भी व्यक्ति को अपने लाभ के लिए हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, उसको सताएंगे नहीं, उसको परेशान नहीं करेंगे। हम इसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हम कोशिश करेंगे विश्व शांति के साथ में, मानव कल्याण के साथ में, प्रभुत्व संपन्नता, अपने गणराज्य के लिए, लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय के साथ में प्रतिष्ठा, अवसर तथा विधि के समक्ष समता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना के साथ व्यवसाय, संगम और कार्य की स्वतंत्रता, विधि और सदाचारिता को ध्यान में रखते हुए सभी के उत्थान करने की हम कोशिश करेंगे। तो ये संविधान के दर्शन का मूल उद्देश्य था, और ये आज एक एपिसोड है, इतना ही रखेंगे, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये हमने समझा है भारतीय संविधान के दर्शन का जो उद्देश्य संकल्प था 22 जनवरी 1947 को, जिसको पंडित नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा हूबहू इस उद्देश्य संकल्प को अंगीकार कर लिया गया, समर्पित कर लिया गया, और संविधान के मूल दर्शन के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है कि भविष्य में हमारा संविधान किस तरीके से कार्य करेगा। दूसरी चीज़ ये क्या है, यही आगे चल के उद्देशिका बनता है, यही हमारे संविधान की उद्देशिका बनता है, हमारी उद्देशिका बनता है, यही हमारा जो है प्रियम्बल्स बनता है, प्रस्तावना बनती है। इसमें करते क्या, हम लोग 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके इसमें 2-3 शब्दों को और जोड़ते हैं, समाहित करते हैं, जैसे समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। समाजवाद का अर्थ यहाँ पे बिल्कुल भी हम जो है राष्ट्रीयकरण या एक समाजवाद के बहुत ज़्यादा अधिकता से प्रयोग में नहीं करेंगे। समाजवाद का अर्थ ये है कि हम लोगों को मूल धारा में समान स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे, ना कि किसी के साथ में भेदभाव, और हम उनको मूल धारा में जोड़ेंगे, उनके जीवन को गरिमा में बनाने की कोशिश करेंगे। जो लोग अलग थलग पड़े हुए हैं, जो हमारी मूल धारा से दूर हैं, जैसे दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े लोग हैं, तो उनको जो है सामाजिक स्थिति प्रदान करने के लिए समाजवाद को इसमें जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता जो शब्द जोड़ा गया 1942 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि जितने भी धर्म होंगे भारत के, वो अपने धर्म होंगे, और सभी धर्मों के लिए राज्य समान रूप से विधि बनाएगा, समान रूप से सभी राज्य धर्म का सम्मान होगा, कोई भी एक राज धर्म नहीं होगा। जैसे हमारे पड़ोसियों ने अपना अपना एक राज धर्म बना रखा, जैसे पाकिस्तान इस्लाम धर्म, बांग्लादेश इस्लाम धर्म, इसी प्रकार से म्यांमार उसका अपना धर्म है। तो काफ़ी ऐसे विश्व के देश हैं जिन्होंने एक धर्म घोषित कर रखा है, लेकिन हमारे भारत ने गरिमापूर्ण उद्देश्य को प्रस्तुत करते हुए पंथ निरपेक्ष शब्द को अपनाया।
क्योंकि सर्वधर्म समभाव यानी कि सभी धर्म समान रूप से हैं और सभी धर्मों को समान दृष्टि से ही देखा जाएगा भारत में। इसके बाद में अखंडता शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसमें स्पष्ट कहा गया कि किसी भी कंडीशन में कोई भी भारत का भूखंड भारत से अलग नहीं हो सकता है और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि अपने अखंड भूखंड को सदा सदा के लिए अखंडता प्रदान करें। ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न ना होने दें जिससे ऐसी स्थिति आए कि हमारे देश का कोई भी खंड भूखंड अलग होने की कोशिश करे। तो इसीलिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में इन 3 शब्दों को जोड़ के हमारे जो उद्देश्य प्रस्ताव को और दृढ़ संकल्पित किया गया और मजबूती प्रदान की गई है। तो उद्देश्य प्रस्ताव ये हमारा पूरा हुआ। इसके बाद में अगले ही एपिसोड में हम लोग इस उद्देशिका को समझेंगे और इस पे व्याख्या करेंगे। और ये डॉक्टर दुर्गादास बसु की पुस्तक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान सामान्य तरीके से समझ में नहीं आती है, इसको कई बार पढ़ना पड़ता है और इसकी व्याख्या करनी पड़ती है। ये बुक जो है सभी संवैधानिक बुकों से किताबों से थोड़ी कठिन है, इसकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, लेकिन यदि इस पुस्तक को सही तरीके से पढ़ के और इसकी व्याख्या को सही तरीके से किया जाता है तो ये सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी भाषा को अगर आप प्रयोग करते हैं अपने शब्दों में, अपने भाव में, अपने भावार्थ में, तो आपकी उत्तम राइटिंग, उत्तम जो है लेखन बनेगा आपका, जिससे आपको अच्छे अंक भी आपको आगे प्राप्त होंगे। तो हम विधिवत तरीके से इसके एक एक पेज को 2-2 पेज के जो है एपिसोड बना बना के हम इस पे करेंगे और जो सब लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और इन सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखें, समझें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।